वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बुक में पहली लाइन है, ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर अलाइव और लिविंग थिंग। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं क्या है, सब लिविंग थिंग है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज द मोमेंटम। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया चेक करने का कि बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है, मोमेंटम होता है। अगर बॉडी में सांस चलनी है, कोई मूवमेंट है, तो वो बॉडी लिविंग थिंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग थिंग है। ऑल द लिविंग थिंग मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितनी भी लिविंग थिंग है सब क्या करती है, मूव करती है, मोमेंटम करती है विदाउट किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के। वो अपनी आप से ही देमसेल्फ क्या करती है, मूव कर सकती है सारी की सारी लिविंग थिंग। और सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग अपने आप से मूव नहीं कर सकती है, उसे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा और मूव कराएगा। The movement in the most of the animal are the fast and can be observed by easily, but the movement in plant are usually slow and observed with difficulty। तो एनिमल्स में तो मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है और इजीली देखा जा सकता है कि एनिमल क्या है, लिविंग है। बट लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट काफ़ी स्लोली होता है, इसलिए उनमें मूवमेंट नहीं दिखाई देता या नेक्ड आई से हम उनका मूवमेंट नहीं देख पाते। लेकिन प्लांट भी हमारे लिविंग थिंग में आते हैं। क्योंकि वो सांस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दूसरा वो मूवमेंट भी करते हैं। मूवमेंट कैसे करते हैं, उनकी पत्तियाँ समय के साथ साथ बड़ी होती है, उनकी जड़, उनकी रूट्स समय के साथ साथ बड़ी होती हैं, तो ये उनका मूवमेंटम है। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पहचानना काफ़ी इजी है। इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, मतलब मानव शरीर के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सभी से अच्छे से कवर करना। तो आगे पढ़ते हैं। एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव इजीली कर सकते हैं, लिविंग थिंग है, और अपने बॉडी पार्ट को भी वो मूव करा सकते हैं। जैसे हाथ पैरों को आगे पीछे की तरफ वो मूव करा सकते हैं इजीली। तो एनिमल किस कैटेगरी में आता है, लिविंग थिंग में। एनिमल लिविंग थिंग होते हैं और प्लांट भी लिविंग होते हैं या फिर अलाइव होते हैं। The plant can only move part of their body such as leaves, flowers, fruits and roots। लेकिन प्लांट भी मूवमेंट करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी से मूवमेंट करता है। जैसे कि ये सनफ्लावर है, ये सन की डायरेक्शन में अपने फ्लावर को क्या करता है, मूव कराता है, और अपनी पत्तियों को मूव कराता है, और अपने शूट को, तने को मूव कराता है, और अपनी रूट्स को भी प्लांट्स क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो प्लांट्स भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं या फिर प्लांट अलाइव होते हैं। नॉन लिविंग थिंग विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाय देमसेल्स। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है जो कि जीवित नहीं है, अलाइव नहीं है, वो अपने आप से मूव नहीं कर पाती, उन्हें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आगे मूव कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके साइड में कोई बुक रखी है या फिर कोई वाटर बोतल रखी है, वो उस पोजीशन पे जब तक रखी रहेगी जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देके उसे उसकी पोजीशन से हटा ना दें या मूव ना करा दें, तो वो अपनी पोजीशन पे जब तक ही बनी रहेगी। क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। The movement over very small scale are invisible to naked eye। तो प्लांट्स का मूवमेंट काफ़ी स्मॉल स्केल पे होता है और वो नेक्ड आई से देखना भी कभी कभी इम्पॉसिबल के समान होता है। जैसे कि प्लांट के फ्लावर कितनी देर में खिल गया या कितना बड़ा हो गया, या उसकी पत्तियाँ या फूल तो प्लांट के हम फिर भी देख पाते हैं, लेकिन उसकी जड़ें कितनी बड़ी हो रही है नीचे या कितनी नहीं हो रही, तो प्लांट काफ़ी स्लोली मूव करते हैं
लेकिन मूवमेंट उनमें भी होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जितनी भी लिविंग थिंग होंगी उनके पास ये सब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉलो करेंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ, लिविंग थिंग मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग नीड फूड, एयर एंड वाटर, लिविंग थिंग को खाने की, पानी की और हवा की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग अपने आप को डेवलप करती हैं, ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग कैन रेस्पॉन्स टू चेंज अराउंड दैम, लिविंग थिंग अपने आसपास के एटमॉस्फेयर पे चेंज होने पे रेस्पॉन्स करती हैं। ठीक है। लिविंग थिंग रेस्पायर, लिविंग थिंग रेस्पिरेट करती हैं, सांस लेती हैं। लिविंग थिंग एक्सक्रिएट, लिविंग थिंग अपनी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालती हैं। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग अपनी स्पीसीज को दोबारा दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं, दोबारा दोबारा बना देती हैं या दोबारा दोबारा से पैदा कर देती हैं। अगली हेडिंग है वाटर लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, पढ़ते हैं इसे। द बेसिक फंक्शनल परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन बॉडी ना परफॉर्म करती है। बॉडी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है अपने आप को अलाइव रखने के लिए या अपने आप को मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करती है, जैसे कि सांस लेना, खाने को पचाना, उससे एनर्जी लेना, बॉडी में खून का बहना, ये सब क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस ही कहलाए जाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल दे रखे हैं, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, सांस लेना और न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेना। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है, अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो सभी बच्चों को पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो ख़त्म ही हो चुका है सिलेबस में से, लेकिन फिर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब सिलेबस में से कट गया है। तो आप इसे अपनी बुक में एक बार देख लेना। फिर भी अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो पढ़ के चले जाना एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में कुछ आएगा नहीं क्योंकि सिलेबस में से कट चुका है। अगर फिर भी कोई बच्चा आगे लेवल की आईआईटी या किसी और अच्छे लेवल की तैयारी करेगा तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ना। तो फिर आगे है ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पता ही है आपको, दोबारा से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, ये सब क्या होता है? हमारे लाइफ प्रोसेस ही होता है। बॉडी क्या करती है? दोबारा से प्रोड्यूस करती है, अपने आप को डेवलप करती है, ग्रोथ करती है, ये सब प्रोसेस होते हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगली हेडिंग है एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो होता है हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? फ्यूल की तरह काम करता है। और ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब फ्यूल क्या होता है? फ्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो कंबशन हो जाते हैं, खुद तो बर्न हो जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपके माइंड में आ ही गया होगा, पेट्रोल इज़ अ फ्यूल। तो पेट्रोल का क्या काम है? खुद तो वो जल जाता है, खुद तो कंबशन हो जाता है, जल जाता है। एयर की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही कंबशन होता है हमेशा। तो खुद तो वो फ्यूल जल जाता है और हमें क्या प्रोवाइड करा देता है? हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी पे हमारे बाइक, स्कूटी, कार्स के इंजन काम करते हैं। ठीक है, तो फ्यूल, ऐसे सब्सटेंस को फ्यूल बोला जाता है जो खुद तो बर्न हो जाए और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दे। तो यही फूड का काम होता है हमारी बॉडी में। फूड जो होता है हमारी बॉडी में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, डाइजेस्ट होना शुरू होता है और जाके एक एक सेल में हमारे असिमिलेट होता है। एक एक सेल में, हमारे बॉडी के सेल में पहुंचता है कौन? फूड। और फिर वो सेल उसे क्या करते हैं? उस फूड को क्या करते हैं सेल? उस फूड से एनर्जी लेते हैं और वो फूड, वहाँ पे एक रिएक्शन होती है
उस रिएक्शन को मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा रेस्पिरेशन में। तो उस रिएक्शन में वो फूड क्या होता है, बर्न आउट हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं ना, सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमारी बॉडी के अंदर फूड, सेल्स के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर फूड बर्न हो जाता है, जलता है, और वहीं पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। और उस हीट एनर्जी से ही हमारे बॉडी काम करती है। ये जो हम हाथ पैर मूव कर रहे हैं या फिर मैं बोल रहा हूँ, ये सब उसी एनर्जी के थ्रू मैं बोल पा रहा हूँ। और इस एनर्जी को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, पूरा का पूरा कि खाने से हमें कैसे कैसे एनर्जी मिलती है। तो बिल्कुल भी मत घबराना, फुल डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को। चैप्टर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसे जो एनर्जी मिलती है उसे उसके खाने से मिलती है, उसे उसके फूड से मिलती है जो वो खाता है, ठीक है। तो उस एनर्जी से वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, काम कर पाता है, अपने लाइफ के प्रोसेसेस को चलाता है। अगली हेडिंग है न्यूट्रिशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इसे स्किप कर देते हैं, डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसे भी अच्छे से पढ़ना। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें या तो कार्बन प्रेजेंट हो या फिर प्लांट और एनिमल्स से मिलने वाले सभी सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है। प्लांट और एनिमल से नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है। तो फिर फूड क्या होता है, फूड भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, क्योंकि फूड या तो हमें प्लांट की मदद से मिलेंगे या फिर किसी एनिमल्स की मदद से मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, और हमारी बॉडी भी क्या करती है, खाने को ब्रेक डाउन कर करके ग्लूकोज की फॉर्म में लाती है और उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। तो सिंपलेस्ट फूड है ग्लूकोज, ठीक है। और अगर मैं आपको फूड के बारे में डिटेल में बताऊं तो हमारी बॉडी के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही ज़रूरी होते हैं। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, अब न्यूट्रिएंट को पढ़ लेते हैं पहले। A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and use it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituent like tissue and organ। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। हर केमिकल हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं दे सकता, ठीक है। जो भी केमिकल जो भी एलिमेंट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल सॉल्ट, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट के एग्जांपल है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। सबने मोस्टली बच्चों को पता होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। ऑयल वगैरह को फैट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रिएंट्स के ही एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और न्यूट्रिशन क्या होता है फिर? न्यूट्रिशन होता है इन न्यूट्रिएंट को इनटेक करना, इन न्यूट्रिएंट को इनटेक करना अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन कहलाया जाता है। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम स्मॉल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में इनटेक कराते हैं। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम फैट खाते हैं, हम प्रोटीन्स खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं और विटामिन्स खाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बॉडी में जो इंजेक्ट कराते हैं, खाते हैं या फिर पानी भी पीते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर लेना ही न्यूट्रिशन कहलाया जाता है। और ऐसी डाइट जिसमें बैलेंस क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं,
उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी हो, उसमें फैट भी हो, गुड फैट हो, ठीक है, गुड सैचुरेटेड फैट हो, उसमें विटामिन ए बी या फिर सारे विटामिन मौजूद हो और वाटर मौजूद हो, अच्छे खासे मिनरल मौजूद हो, ठीक है, जिंक आयरन वगैरह या फिर अर्थ क्रस्ट में से निकलने वाली चीज़, अर्थ के नीचे से निकलने वाली चीज़ों को मिनरल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आयरन, सोडियम, पोटेशियम ये सब प्रेजेंट हो हमारी डाइट में बैलेंस क्वांटिटी में, तो ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट लेने वाले पर्सन हमेशा ही हेल्थी और फिट रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अच्छी बैलेंस डाइट ले, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं सब अच्छी बैलेंस डाइट रहे, फिट रहें, तभी आपका माइंड फिट रहेगा और आप अच्छी स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो अपनी डाइट में ध्यान रखना कार्ब का, फैट का, प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें जितने भी रसोई में खाना होता है, रोटी सब्जी चावल, उन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। फैट हमें सिर्फ गुड फैट खाने होते हैं, या हमें काजू बादाम मूंगफली या फिर वॉलनट से मिल जाते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स हमें एग्स, चिकन और जितनी भी बीन्स प्रेजेंट होती है, बीन्स में हमारी पल्सेस भी आती हैं, सोयाबीन भी आती हैं, इनमें प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। और मिनरल्स हमारे वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं हमें, और विटामिन्स हमारे सारे फलों में मिल जाते हैं। तो हमें सारे फल, सारी वेजिटेबल भी खानी चाहिए, और दिन में 7 से 8 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रहे और हमारा माइंड भी हेल्थी रहे और हम अच्छी स्टडी कर पाएँ। तो ये जो टॉपिक है 10th क्लास में बच्चे स्किप करते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन ये हमारे ना लाइफ टाइम काम आता है। तो हमें अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस डाइट बनाने की कोशिश करनी है और अच्छा हेल्थी फूड इनटेक करना है बॉडी में, ताकि हम हेल्थी रह सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो अगली हेडिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड और ऑब्टेन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेडिंग है। इस हेडिंग के हैं 2 पार्ट, पहला है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट किस तरीके से ले रहा है, क्या खा रहा है, वो किस प्रोसेस के थ्रू खा रहा है। तो ये 2 तरीके से होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक में ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी बॉडी के अंदर अपने फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, खुद ही वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में प्लांट्स अलग से खाना नहीं खाते बाहर से, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, प्लांट्स ऐसे खाना खाते ही नहीं, वो अपनी बॉडी में ऑटोमेटिकली अपने खाने को सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं प्लांट्स। वो सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर की मदद से अपना क्या बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज या फिर स्टार्च बना लेते हैं, और साथ में वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं और उसे वो रिलीज़ कर देते हैं बाहर इन्वायरमेंट में। अब दूसरी हेडिंग समझाऊँ मैं आपको। दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट चीज़ों को खाना। हम क्या करते हैं, अपना खाना अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को इनटेक करते हैं, खाते हैं। हम फलों को, सब्जियों को, मिल्क, एग्स, मीट को खाते हैं और अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simplest organic material like carbon dioxide and water present in the surrounding। तो होगा क्या, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपलेस्ट इन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से अपने खाने को क्या कर लेता है, अपनी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है।
जैसे कि एग्जांपल पे ये एक प्लांट है, प्लांट के पास सनलाइट आई और इसने क्या करी है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली है और ग्राउंड में से इसने वाटर लिया है। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, इनकी ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल पहले से ही मौजूद रहता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में इन्होंने क्या बनाया, अपना फूड सिंथेसाइज कर लिया ऑटोमेटिकली। तो इसे बोला जाएगा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। The green plant have an autotrophic mode of nutrition. The autotrophic bacteria also obtain their food by the autotrophic mode of nutrition. तो जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। और कुछ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं अर्थ में मौजूद, और वो भी अपने खाने को अपनी बॉडी में, कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं, सम बैक्टीरिया अपने खाने को या फिर अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है। और वो अलाइव रहते हैं। दोस organism which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर लेते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर लेते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ठीक है। दी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म contain the green pigment called chlorophyll which is capable to tapping sunlight energy. तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उन्हें क्लोरोफिल बोला जाता है। ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल बोला जाता है और ये कैपेबल होता है सनलाइट को ट्रैप करने के। ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट या फिर क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है या फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस सनलाइट की एनर्जी से ही वो रिएक्शन आगे पॉसिबल हो पाती है और ग्रीन प्लांट अपने अंदर ही अपने खाने को सिंथेसाइज करने के केपेबल बन पाते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल की मदद से वो क्या कर लेते हैं, अपने खाने को बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ही ऐसा सब्सटेंस है प्लांट में जो कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। और बात है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट में या फिर दिन के टाइम एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर को वो ग्राउंड वाटर से या फिर रेनिंग वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने खाने को सिंथेसाइज करते हैं। और उनके खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है और उस ऑक्सीजन को प्लांट्स रिलीज कर देते हैं। ठीक है।